एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो परसों जो है पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है। तो पुराने साल में आपको जितनी भी उपलब्धियां मिली हैं तो उस उपलब्धियों को पा करके बहुत खुश रहें और आप उन उपलब्धियों को अपने जीवन में इस तरह से देखें कि आप जिन उपलब्धियों की वजह से आगे बढ़े हैं, आप किस तरह से आगे बढ़े हैं। तो या तो आप अपने किसी बुक कॉपी वगैरह में उसको नोट कर लें या खुद अपने माइंड में ठहरा लें कि मैं इस वजह से आगे बढ़ा हूँ। तो आपको जब कभी भी आगे बढ़ना हो तो आप उन उपलब्धियों का ही सहारा लें। और जो आपको कुछ नहीं मिल सका है और आपका जो जीवन बहुत कष्टों में गुजरा है, तो आप ये सोचिए कि जो आपका जीवन कष्टों में गुजरा है, आपको कुछ नहीं मिला है, तो आप वहाँ पीछे से भी आप कुछ पाकर ही निकले हैं। क्योंकि आप में यदि कुछ खोते हैं ना तो आप में और भी ज़्यादा पावर आ जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि यदि हम कुछ खोते हैं, यदि हमारे को कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है, तो हम ये ना सोचें कि इस वजह से हम बहुत पीछे चले गए और या फिर हम उसका दुख मनाते रहें। क्योंकि ये जो हमारे पास टाइम होता है ना, ये दिन में 24 घंटे का होता है और 7 दिन एक हफ्ते का होता है। एक महीना मतलब ये समझ लिए कि एक साल तो हमारा किस तरह से गुजर जाता है, तो हमको नहीं पता चलता। तो उस जो साल होता है ना, उसको हम एकदम संभाल करके रखें। और जो बच्चे हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बहुत छोटे बच्चे हैं जो कि फर्स्ट से लेकर के 10th क्लास तक के हैं, या फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो कि कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को इतने बड़े जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसके लिए ना आपको प्रिपरेशन भी उसी तरह से करनी होगी। क्योंकि यदि आप जैसे नया साल है तो नए साल में आप सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाएंगे। एक हफ्ते पहले से आप लोग प्लानिंग करेंगे, आज हमको ये करना, आज हमको वो करना है। सारी आपकी एक हफ्ते की प्लानिंग की, आपकी एक हफ्ते की सोच उधर चली गई। फिर आप न्यू ईयर मनाएंगे, फिर न्यू ईयर मनाने के बाद 4-5 दिन आप ये सोचेंगे कि अरे मैंने तो अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे न्यू ईयर मनाया, मैंने तो ऐसे फ्रेंड। और जो अच्छा हो गया तो खुशी में आपके 2 दिन जाएंगे, और जो कुछ ऐसी आपकी फ्रेंड से नाराज़गी हो गई तो 2 दिन जाएंगे। तो ये समझ लो कि मैंने अपने बच्चों के ऊपर ही प्रैक्टिकल करके रखा है कि आपके पूरे 10 दिन बेकार होने हैं सिर्फ एक नए साल के सेलिब्रेशन में। तो नया साल तो आता है, तो नए साल में हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या अच्छा कर सकें। हमें पीछे जाने की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। और आजकल मैं क्या देखती हूँ कि ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश में ही उनसे बात करेंगे, उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सिखाते हैं। स्कूल कॉलेज में भी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पर ही प्रेशर दिया जाता है। तो जो हिंदी है ना, वो हिंदी कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। यहाँ तक कि आजकल के जो इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी हैं तो वो हिंदी बहुत अच्छी तरह से ना बोल पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको आप लिख भी नहीं पाते हैं। और जो आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में जाते हैं, या फिर 10th के 12th के भी बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं आपके, उसमें भी हिंदी का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जब आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में जाते हैं तो उसमें भी हिंदी बहुत ज़्यादा ही कंपलसरी होती है। तो आपको हिंदी तो बचपन से पढ़ना चाहिए। आपको हमेशा 2 पेज आप ना पर डे लिखो हिंदी में। और जो एकदम हार्ड से वर्ड होते हैं जो कि आप लिख ना सको, जिनके बारे में कि आपको पता भी ना हो, तो आप तो आजकल गूगल से सर्च करके उनके मीनिंग भी पता कर सकते हो। तो आप जो है हिंदी पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। कम से कम ना आप 1 घंटे तो हिंदी ज़रूर पढ़ें। क्योंकि आप जितने भी जो बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपने देखा होगा कि उस वक्त आपको हिंदी का भी आ जाता है। और हिंदी में मेरे बेटी ने मुझे एक बुक दिखाई कि उसमें हिंदी लिटरेचर था, हिंदी लिटरेचर जो कि मैंने 9th-10th क्लास में पढ़ा था। क्योंकि मैंने फिर बाद में मैं लेना चाहती थी लेकिन मेरे कॉलेज में नहीं था। और उसमें इतनी टफ हिंदी, उसमें गद्यांश थे, पद्यांश थे, और भी काफ़ी सारी हिंदी लिटरेचर थी। उसमें जो कहानियाँ होती हैं, कथाएं होती हैं, और जो नाटक वगैरह रचनाएं, सब कुछ हिंदी लिटरेचर था। और बहुत बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम के पेपर का सिलेबस मैं बता रही हूँ। तो आप लोगों को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पर बहुत जोर देना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि इंग्लिश का आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कहीं फॉरेन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ तो इंग्लिश कंपलसरी है।
और आपको कई सारी लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है, जैसे फ्रेंच की लैंग्वेज, और भी जहाँ पर जाते हैं तो वो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। लेकिन आप जब भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए हिंदी तो आना बहुत कंपलसरी है। तो आप जैसे एकदम ही जस्ट आपको ये पता चले कि मुझे हिंदी लिटरेचर है या इसमें मुझे हिंदी भी सब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके सब सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन तो पूरी हो चुकी है और हिंदी की नहीं हुई है, क्योंकि आपने सोचा कि आजकल तो इंग्लिश इतनी कंपलसरी हो गई है तो हिंदी की क्या वैल्यू है। और कई बार आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आपको सब्जेक्ट चॉइस करने होते हैं, आपका उसमें एक सिंगिंग का पेपर होता है, तो जो सिंगिंग का पेपर होता है वो भी हिंदी का होता है और उसमें हिंदी भी इसी तरह से होती है जैसे कि लिटरेचर में होती है। तो आप लोगों को ना हिंदी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई पेरेंट्स भी हैं, उन्हें कई बार इंग्लिश के, जो आजकल के नए पेरेंट्स हैं, नए बच्चे हैं, वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं तो उन्हें हिंदी नहीं आती है। तो जैसे उनके परिवार में कोई उनके दादा हैं, मामा, नाना, मतलब जो भी हिंदी पढ़े हों, तो आप उससे अपने बच्चों को हिंदी सिखवा दीजिए या फिर आप गूगल से सर्च करके उन्हें हिंदी सिखवा दीजिए। और जो आजकल के बच्चे तैयारी करते हैं तो जैसे आप ये सोचते हैं कि नहीं मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो बहुत वीक हूँ, मैं तो बहुत लेज़ी हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। तो यदि आपने सोच लिया तो फिर नहीं आप कर सकते। लेकिन आपने ये सोचा कि हाँ मैं बहुत वीक हूँ, मैं बहुत लेज़ी हूँ, मैं अपने लेज़ीनेस को एकदम ख़त्म कर दूँगा और मैं जो वीक हूँ मैं उससे आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा, तब आप कहीं आगे बढ़ सकते। तो आगे बढ़ने के लिए आप क्या करें, अब जैसे आपके स्कूल की बुक से कई बार ऐसा होता है कि मैडम उसमें टिक लगा देती है क्वेश्चन के आंसर पर, आप वैसा का वैसे ही उसको रट लेते, रट के वैसे आंसर लिख लेते, तो आप क्या उस बार यदि पास भी हो जाए, आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाए, तो आगे के लिए क्या होगा। तो आपको नोट्स बनाने चाहिए। जैसे मैडम ने आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह के आंसर लिखने के लिए दिए, तो आप सेम टू सेम जैसे आपकी बुक में लिखे उस तरह से ना बनाएं, आप अपने थोड़ा सा आइडिया से भी, अपनी लैंग्वेज से भी उस तरह से आंसर लिखें। और जब आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपका 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं, तो आप ये सोचते हैं कि अरे मेरे कैसे नहीं हो पा रहा। तो आप ये ना सोचिए कि मेरा कैसे नहीं हो पा रहा, आप अपनी कमी को ढूंढिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आप जैसे कहीं पर भी डाउन होते तो आप उससे ज़्यादा मेहनत करके चलिए। और आपको नोट्स बनाना तो बहुत ज़रूरी है, कम से कम आप दिन में जितने भी क्वेश्चन के आंसर होते हैं ना उनके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आप यदि नोट्स बनाते रहेंगे तो जैसे क्वेश्चन के आंसर होते, कईयों को ऐसा होता है कि बहुत जल्दी ना उनको याद नहीं हो पाता है। मेरे साथ भी जो फ्रेंड थी मैंने देखा था कि मुझे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर 5-5, 6-6 पेज के भी मैं बहुत जल्दी लर्न कर लेती थी, लेकिन लर्न करने के बाद भी मैं लिखती थी, एक एक दिन में मेरा पूरा का पूरा रजिस्टर भर जाता था। जो मेरी फ्रेंड होती थी मैंने उन्हें सिखाया भी कि तुम इस तरह से लर्न किया करो। तो मैं इसी तरह से बताती हूँ कि आप कुछ भी लर्न करें तो लर्न करने के बाद ये नहीं कि आप उठ करके चले जाएं फिर आकर के सोचें कि मैं अब इसको लिखूँ या मैं नोट करूँ। तो आप एकदम जस्ट उसी समय बैठ करके वहीं के वहीं ना आप उसको नोट कर लिया करें। तो आप उसको नोट कर लेंगे तो वो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। और ये जो दोस्तों का साथ होता है कि चलो कोई सा सेलिब्रेशन है, न्यू ईयर है, तो हम दोस्तों के साथ में खूब धूम मचाएंगे, इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, अरे आज तो हमने पढ़ाई छोड़ दी, अब तो हम 2-4 दिन के लिए एकदम फ्री रहेंगे। तो जो 2-4 दिन के लिए आप फ्री हो जाते तो आपके दिमाग का जो कंसंट्रेशन है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो आपके सगे दोस्त होंगे, सच्चे दोस्त होंगे ना, तो वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे साथ एंजॉय करो, वो ये कहेंगे कि यदि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप उसी को करते रहो। क्योंकि जो सच्चे दोस्त होते हैं वो खुद ही इतने ज़्यादा रिजर्व होते हैं कि हम उनके बारे में सोच सकते हैं, हम थोड़ा बहुत कभी उनके साथ बात कर सकते हैं और हमेशा ही हमारे वो फ्रेंड बने रहते हैं। लेकिन जो है हम उनके साथ बहुत ज़्यादा नहीं मिलजुल सकते हैं। क्योंकि मेरी भी एक ऐसी फ्रेंड थी, मतलब अब तो शायद मुझे 32 साल से भी ज़्यादा हो गया है, उस समय थी वो मेरी फ्रेंड, वो भी बहुत रिजर्व नेचर की थी। यहाँ तक कि हम दोनों की ना के बराबर ही मुलाकात हुई होगी, लेकिन फिर भी वो मेरी फ्रेंड है। क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी और मैं तो सिर्फ हाउसवाइफ बनना चाहती थी। लेकिन हाउसवाइफ बनने के लिए तो नहीं था ना कि मैं आराम से बैठी रहती, सोती रहती, मेरी शादी हो जाती, मैं शादी होकर आ जाती। हाउसवाइफ भी जो एक बहुत बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, आपको कदम कदम पे भले कितनी छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र में शादी हो तो भी आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। क्योंकि जो आपका ससुराल होता है ना, वो भी एक पाठशाला होती है, वहाँ आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं होता, वहाँ के खुद ही आप टीचर होते हैं, खुद ही
स्टूडेंट होते हो। तो मैंने तो जब अनमैरिड लाइफ में थी तब भी मैं बहुत रिजर्व नेचर की थी। मैं इसी तरह से सोचती थी कि यदि कहीं मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो हाउस मेड ही बन करके रहना था, तो कहीं मेरी शादी हो जाएगी तो मैं किस तरह से घर चलाऊंगी, किस तरह से मैं सब करूंगी, मैं बस यही सोचती रहती। तो मैंने उस समय भी रूटीन बना रखी थी। तो हमें ना हमेशा लाइफ में रूटीन को बना करके रखना चाहिए, चाहे 1 साल हमारा गुजर जाए, चाहे 2 साल गुजर जाए। हमेशा यदि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीवमेंट करते रहते हैं ना, तभी दूसरे भी हमें देख करके खुश होंगे कि देखो इसने इतना कुछ कर लिया, देखो उसने इतना कुछ कर लिया। और यदि हम सोचेंगे कि दूसरों की तरह हम बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन कर घूम रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, तो इस तरह से तो करने से बच्चों आपकी जो लाइफ है ना, वो उस तरफ जाने की बजाय जहाँ आप कुछ अच्छे उस पर जा रहे हो ना, तो उधर नहीं जा सकती। क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं, चाहे बहुत रिच हों चाहे गरीब हों, जो पेरेंट्स की भावनाएं होती हैं सबकी एक बराबर होती हैं। वो अपने बच्चों को एक ही तरह से प्यार करते हैं, और मैं भी अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जब मेरा बेटा छोटा था तो मुझसे बोलता था कि एक दिन उसके जो फ्रेंड है बहुत बड़ी गाड़ी से स्कूल से आया स्कूल में, तो मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, मम्मी देखो ये कितनी बड़ी गाड़ी से आए हैं, मम्मी हम भी ले लें गाड़ी। तो हमारा तो उस समय सिर्फ एक स्कूटर था, लेकिन फिर भी मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा देखिए अपने पापा की गाड़ी में आया है ना, और जब ये बड़ा हो जाएगा, कुछ ऐसे जॉब में लगेगा, तो फिर ये बड़ी गाड़ी में घूमेगा, तब बात अलग होगी। अच्छा तो अभी भी लग रहा है कि ये अपने पापा की गाड़ी में आए, लेकिन जब और अच्छा लगेगा कि वो अपने खुद की गाड़ी खरीदेगा। तो मेरे बच्चे ने पता नहीं ये बात को मुझसे नाराज़गी में ली क्या ली, मुझे नहीं पता, मैंने उससे नहीं पूछा ज़्यादा। तो मैं अपने बच्चों को भी ना ज़्यादा, यदि वो कहते हैं कि मम्मी आप ये खरीद के दो, तो जो कुछ मेरी हैसियत से होता है मैं उससे ज़्यादा कभी भी नहीं खरीद करके देती हूँ अपने बच्चों को। क्योंकि यदि हम बच्चों की ना हर एक डिमांड पूरी करते रहते हैं, तो जो बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि ज़िंदगी में मुश्किल क्या होती हैं। आजकल बच्चे कहते हैं कि मम्मी हमें बाइक खरीद के दे दो, हम लोगों की इतनी गुंजाइश नहीं होती, बहुत जिद करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो हमें ना उन्हें अपनी तरह से समझाना चाहिए। यदि वो आपसे नहीं समझ पाते हैं तो जिन व्यक्ति से वो समझ पाते हैं, जैसे उनके रिलेटिव हैं या फिर कोई उनके कज़न बड़े हैं, वो समझा सके उन्हें। तो अब जैसे आप कुछ भी ऐसी उनकी डिमांड पूरी करते रहते तो उन्हें नहीं पता चलता है कि ज़िंदगी की मुश्किलें क्या होती हैं। अब बच्चे आजकल बाइक ले लेते हैं, आप इतना पैसा खर्च करके, यहाँ तक कि कई लोग लोन लेकर भी बाइक दिलाते हैं, और उस बाइक से क्या करते हैं बच्चे, स्टंट करते रहते हैं। तो अब आपने इतना पैसा खर्च करके उन्हें बाइक दिला दी, लेकिन उस बाइक की कोई वैल्यू नहीं है। मैं ये कहती हूँ उस बाइक की वजह आप किसी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो आप बढ़िया बढ़िया बुक लें, कॉपी ऐसी ले एकदम सुंदर सुंदर पेज हो जिसमें कि आप अच्छी तरह से नोट्स बना लें, एकदम नई बुक्स लें। क्योंकि हम लोग तो जब पढ़ाई करते थे तो मुझे तो बुक्स भी बहुत कम मिल पाती थी। मैं पहले से अपनी कोई ऐसी फ्रेंड सेट करके रखती थी कि वो मुझे नेक्स्ट ईयर में अपनी बुक दे दे। तो एक दीदी थी, मैं उनसे पहले बोल देती थी, दीदी अब मेरा ना BA सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, तो आप मुझे बुक दे देना। तो वो बहुत आसानी से अपनी बुक सारी की सारी बुक मुझे दे देती थी। वो ये भी नहीं कहती थी मुझे कि तुम मुझे बुक वापस कर देना, लेकिन मैं उनकी बुक पढ़ करके वापस कर देती थी। तो आप अपने मम्मी पापा से भी पूछिए कि उनमें भी कुछ का जो जीवन होगा वो मेरी तरह ही गुजरा होगा मुश्किलों से, और वो फिर भी पीछे नहीं हटे, इस काबिल हैं कि आपको अच्छी तरह से पढ़ा रहे लिखा रहे, आपकी सारी डिमांडें पूरी कर रहे हैं। तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि आपके मम्मी पापा की तो एक डिमांड होती है कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लिखे कहीं कुछ करके कुछ बने। तो मेरी भी एक फ्रेंड थी, तो वो भी इसी तरह से रिजर्व नेचर की थी, लेकिन हम लोगों की दोस्ती पे कोई असर नहीं पड़ा। अभी वो शायद बहुत आउट ऑफ सिटी होगी, उसके भी शायद बच्चे भी बड़े होंगे, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूली हूँ। तो मुझे जो नए साल में फ्लावर पसंद है ना, तो मुझे नए साल में ये कलर का फ्लावर पसंद है, ये डार्क कलर का। और आप लोगों को इसमें से ना, ये एक तो वाइट है और एक येलो है, तो आप लोगों को इसमें से कौन सा फ्लावर पसंद है ना, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के बताना। तो मैं इन फ्लावर्स के हिसाब से ना आपको फीलिंग बताऊंगी कि आपकी क्या फीलिंग है। तो मुझे तो मेरी फ्रेंड ने जब ग्रीटिंग दिया था तो उसकी ग्रीटिंग में इसी कलर का ही फ्लावर था, और मुझे वैसे भी यही फ्लावर पसंद है।
तो मैंने उस फ्रेंड के लिए 32 साल पहले एक कविता लिखी थी। तो वो डायरी पता नहीं मुझसे कहाँ खो गई, लेकिन मुझे उसकी कुछ 1-2 लाइनें याद हैं। तो वो कविता मैं अपनी उस फ्रेंड के लिए ही नए साल के लिए समर्पित करती। जीवन के हर मोड़ पर प्रेरणा बनकर रहे तुम, जीवन के हर मोड़ पर प्रेरणा बनकर रहे तुम। मैं थी एक नदी की धारा, किनारा बनकर बहे तुम। मैं थी एक नदी की धारा, किनारा बनकर किनारा बनकर बहे तुम। तो आप सभी को मेरे लड्डू गोपाल, मेरे छोटे से नन्हे मुन्ने से कान्हा जी की तरफ से और मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से नया साल मुबारक हो।